नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। फेडरल रिजर्व की कल अहम बैठक, उसके आउटकम, उस पर भी फोकस करेंगे। नतीजों के दम पर, खबरों के लिहाज से और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर नजर डालेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए उस पर गाइडेंस देंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, यूएस फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई थी पिछले 2 दिनों में, उसके नतीजे निकल कर आए हैं और यूएस फेड ने कोई बदलाव ब्याज दरों में नहीं किए। 4.25 से 4.5% के बीच ही ब्याज दर रहेंगे। और इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए और इसका असर अमेरिकी बाजारों पर किस तरह का दिखा, ये बताने के लिए अभिषेक अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। लार्जली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, यही उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रहेंगे और वैसा ही निकल कर आया है। बिल्कुल, उम्मीद यही थी कि देखिए सीएमई फीड वॉच टूल जो कि बहुत ही अहम गॉज है वहाँ का, उन्होंने यही कहा था कि नहीं, दरों में कोई चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये थी कि कमेंट्री क्या निकल के आती है यूएस फेड की तरफ से, फेड चेयरमैन जेरोम पॉल की तरफ से। एक उन्होंने जो दिसंबर वाला जो स्टेटमेंट था ना, एक उन्होंने बड़ा अहम बदलाव किया है। उसमें उन्होंने कहा था कि उनके जो गोल है 2% इन्फ्लेशन का, उसकी तरफ जा रही महंगाई, उस लाइन को हटा दिया है। तो इसको थोड़ी चिंता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नवंबर में जो सीपीआई के जो आंकड़े आए थे वो 2.4% पर आए थे, 6 महीने के हाइस पर थे। तो थोड़ी सी ना महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है और इसके चलते बाजार थोड़ा परेशान हो रहा है कि क्या दरों में जो कटौती की उम्मीद की जा रही थी कि एटलीस्ट 4 रेट कट आएंगे 2025 में, क्या वो नहीं आएंगे। हालांकि अभी भी एनालिस्ट ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि 2025 में एटलीस्ट 0.25% के 2 रेट कट आने वाले हैं। लेकिन कल की पॉलिसी में यूएस फेड ने दरों में, जैसा कि उम्मीद थी, अनुमान था, कोई बदलाव किया नहीं है। इन्फ्लेशन को लेकर थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस था वो डिगता हुआ दिख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही डिमांड रख दी थी कि वो सेंट्रल बैंकर से कहेंगे कि दरों में जल्द से जल्द कटौती करें। तो कम से कम इस पॉलिसी बैठक में उनकी जो डिमांड थी वो मानी नहीं गई है। और इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं, लेबर मार्केट यूएस फेड ने कहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन महंगाई की जो चिंता है अभी भी बरकरार है। तो लगातार 3 रेट कट हमने देखे, एक आधे % का, 2 0.25% का, 1% के आसपास के रेट कट हुए 3 पॉलिसीज में लगातार। और इस बार पॉज निकल के आया है फेड की तरफ से। बाजार हालांकि कोई ज्यादा परेशान नहीं है, आधे % के आसपास की हमने वहां पर गिरावट देखी है। डाउ जोन्स 0.25% गिरा। परसों के जो गेंस थे डाउ ने, कल वो सरेंडर की 136 अंकों का, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही कल हमने गिरावट देखी है। और S&P 500 नैस्डैक में आधे % के आसपास की नरमी कल देखने को मिली है। एनवीडिया में कल हमने रिकवरी देखी थी। एनवीडिया के शेयर में कमजोरी फिर से लौटी है, कल 4% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। आफ्टर मार्केट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो टेस्ला के शेयर में 4% की अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और आज एप्पल और इसके बाद अमेजोन के नतीजे पर बाजार की नजर रहेगी। तो जो बड़े टेक स्टॉक्स हैं उनके नतीजे आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं। आज Q4 के जीडीपी के आंकड़े आएंगे और बेरोजगारी दावा के आंकड़े पर नजर रहेगी। और कल पीसी जो कि महंगाई को दिखाता है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया से कोई खास संकेत है नहीं, क्योंकि ज्यादातर बाजार तो बंद ही हैं। लूनर न्यू ईयर की छुट्टी के चलते चाइना के बाजार बंद हैं, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, ये सारे के सारे बाजार बंद हैं। जापान के बाजार खुले हैं और लगातार दूसरे सत्र में तेजी। हालांकि तेजी आज कोई खास नहीं है, 50 अंकों के आसपास की फिलहाल मैं थोड़ी देर पहले तेजी देख रहा था। अभी देखना होगा कि क्या स्थिति है वहां पर। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड लगातार नरम हो रहा है और अब भाव जो हैं वो $77 के भी नीचे आ गए हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि अमेरिका में स्टॉक पाइल्स बढ़े हैं और उम्मीद यही है कि वहां पर ना भंडार आगे और बढ़ेंगे। जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशों के हिसाब से अगर एक्सप्लोरेशन होगा, फॉसिल फ्यूल पर फोकस बढ़ेगा, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा और ईज आउट होता हुआ दिखे कच्चे तेल का मामला। गोल्ड की बात करें, डॉलर थोड़ा सा ऊपर आया, बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी मजबूती आई, तो गोल्ड में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। लेकिन भाव अभी भी आप देखिए $2770 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हल्की मजबूती, कल 4.52 हम देख रहे थे, आज 4.53 की रीडिंग है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो एक रेंज में ही है। कल भी जो रीडिंग थी 107.9 का, आज भी हम वही स्तर देख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट शांत कारोबार, 2 दिनों की हम तेजी बाजार में देख चुके हैं। देखते हैं कि अब आज रणनीति क्या निकल के आती है।
एक चिंता जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, वो चिंता अभी भी बाजार के लिए है। कल देखिए, कल की बाजार की खरीदारी में भी एफआईज ने नेट नेट सेलिंग की है। क्वांटम छोटा जरूर है, लेकिन 2,500 करोड़ रुपए की सेलिंग ही निकल के आई है, तो ये एक चिंता बाजार को परेशान कर रही है। अब 2 दिन बाद तो बजट ही आ जाएगा, वहां से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि इकोनॉमी की स्थिति क्या होने वाली है, और भारत में जो शहरी खपत, शहरी मांग को लेकर जो चिंता है, उसको दूर करने के लिए सरकार क्या कुछ फैसले लेती है, इस पर भी नजर रहने वाली है। तो बजट वाले स्टॉक्स, बजट थीम से रिलेटेड स्टॉक्स निश्चित तौर पर फोकस रहने वाले हैं। अगर हम ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो ऐसे कोई खास ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए आज है नहीं। बड़े कोई ट्रिगर्स भारतीय बाजारों के लिए आज नहीं, लेकिन 19वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट्स में कल बिकवाली की। अभी अभिषेक बता रहे थे क्वांटम कम है, लेकिन उसके बावजूद करीब 2500 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1800 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 160 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 22,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 1900 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,400 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन कल सेकंड हाफ में काफी अच्छी रिकवरी दिखी। क्या वो ट्रेंड आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, 23,100 के पार निकलता हुआ निफ्टी, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल मार्केट में दो अच्छी चीजें हुई कि कल हमने 49,000 के ऊपर बैंक निफ्टी और 23,000 के ऊपर निफ्टी को क्लोज किया। और जब से मैंने ये बात बोली आपसे कि सोमवार से हमें कम से कम ये भगवान से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप 23,000 और 49,000 ऊपर रखो। तो ऊपर रहते हैं ना, तो हम कम से कम एक सेफ नेट के अंदर है। ऑल्दो हमने कोई लेवल्स के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की है। आप 100 पॉइंट बढ़ जाते हैं, आप ये सोचिए गिरे कितने हैं। अब बैंक निफ्टी के अंदर 5,000 पॉइंट टूटे हैं, अगर 500 पॉइंट भी बढ़ जाते हैं तो बहुत ही बढ़ते हैं, उसका भी 10% ही बढ़ रहे हैं टोटल गिरावट का। बट फिर भी एक कन्विक्शन आता है मार्केट के अंदर, एक ठहराव आता है, और जो एक मेजर सेल ऑफ था उस मेजर सेल ऑफ के अंदर थोड़ा रुकने के साइन आते हैं। क्योंकि अब डेरिवेटिव एक्सपायरी थी सामने, तो पहले मैं आपको जरा रोल ओवर के नंबर बता देता हूँ। 72% का बैंक निफ्टी का रोल ओवर है। इट्स अ गुड नंबर, अच्छा नंबर है रोल ओवर का। और मैं बोलूंगा उन्होंने एवरेज, क्योंकि आज का दिन भी बाकी है, तो 80% को क्रॉस कर जाएगा। 80% क्रॉस मीन्स हायर द रोल ओवर है। लेकिन ये रोल ओवर जो हुआ है ना, उसमें थोड़ा पॉजिटिव रोल ओवर भी हुआ है। द रीजन इज बिंग क्योंकि इसी मंथ के अंदर कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। अगर आप फ्यूचर स्क्रीन पर फायर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इस कल के सेशन में भी दोनों में माइनस माइनस दिखेगा आपको ओपन इंटरेस्ट। कहने का मेरे मतलब है इस मंथ के जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, टिपिकली जो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो यहीं के यहीं थोड़ा सेटल कर रहे हैं। और अगले मंथ में हम थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ जा रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन। और बजट से एक ट्रिगर बन जाएगा। वॉलिडिटी चरम पर है, करीब 19 के 18 के आसपास का वीक चल रहा अभी भी। और ये कूल डाउन नहीं होगा, अभी बजट के साथ ही कूल डाउन होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो इसलिए मतलब आपको एक वॉलेटाइल सेशंस के लिए प्रिपेयर रहना होगा। और बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस बार, और मेरे को लग रहा है ये गलत हम कर रहे हैं कि बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं। बजट से उम्मीदें थोड़ा कम कर दें और इसको एक्सटेंडेड वर्जन लेके जाएं। कम से कम डिले इम्पैक्ट भी अगर आता है तो एक हफ्ता लगेगा, तो सैटरडे टू सैटरडे आपको कम से कम सीरीज को काउंट करना है। मैं स्टॉप लॉस में टारगेट बता देता हूँ 23,000, क्योंकि हमने पार किया तो 23,000 हमारा सपोर्ट बन जाएगा। वापस से 22,900 22,800 का एक सपोर्ट की तरह काम होगा। सेम विद द बैंक निफ्टी, क्योंकि 49,000 पार हुआ है तो 49,000 पहला सपोर्ट है, और उसके बाद 48,500 का दूसरा सपोर्ट एरिया है। तो फिलहाल ये सपोर्ट्स है। ऊपर जाने के लिए अभी हम काफी रास्ता है हमारे पास अगर हम जाना चाहें तो। बट मेरे को लग रहा है क्योंकि हम 2 ही दिन दूर है बजट से, तो मार्केट थोड़ा साइजेस कंसोलिडेशन में जा सकता है। और आज का दिन थोड़ा वैसा ही होगा। टिपिकली थोड़ी एक्सपायरी है, वॉलिडिटी रहेगी 1-2-2.5 घंटा, पर वैसी कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी अब सेल ऑफ और जल्दी जल्दी अब तेजी मार्केट के अंदर नहीं आएगी। थोड़ा कैलकुलेटिव तेजी मंदी मार्केट के अंदर आएगी। F&O बैंड में कोई शेयर नहीं है। F&O बैंड में कोई शेयर नहीं है और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग जी, गुड मॉर्निंग। बताएं, आपकी रणनीति इस मार्केट में क्या होगी?
वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हमने प्रीवियस कुछ सेशन में देखा है कि काफी वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है। ओवरऑल जो बजट का एक इवेंट है तो उस वजह से हमें देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी है और ऑल्सो इंडिया एक सजेस्ट कर रहा है कि वॉलेटिलिटी आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। सो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी पर्टिकुलर मार्केट में। जहां तक निफ्टी के लेवल्स की बात करें, निफ्टी का सपोर्ट है 22,950 इमीडिएट सपोर्ट है एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस है 23,350। हमें लगता है दायरे में ये भी देखने मिल सकता है निफ्टी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी वॉलेटिलिटी हमें इंटैक्ट हमें देखने मिल सकती है। जहाँ तक सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी का सपोर्ट है 48,700 एंड रेजिस्टेंस है 49,600। ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे देवांग जी? तो जैसे हमने बात की, हमें आगे भी वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, तो यहाँ पे हम डिफेंसिव काउंटर्स पे देखना चाहेंगे। यहाँ पे विप्रो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हाइट ऑफ हाइटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है विप्रो में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखना है 305, टारगेट है 321। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आयशर मोटर। आयशर मोटर की बात करें तो स्टॉक अपने एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। ओवरऑल डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में है, तो आयशर मोटर खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 5080, टारगेट है 5350। ये कुछ लेवल्स और विप्रो जहां पर खरीदारी की राय 331 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। देवांग जी शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, किस तरह के नतीजे रहे, स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए शरद अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद गुड मॉर्निंग। कई सारी ऑटो कंपनियों के नतीजे आए और बीएफएसआई सेक्टर से भी कई नतीजे थे, कैसे रहे वो? जी बिल्कुल, बीएफएसआई के जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहे, लेकिन ऑटो जो है फिर से निराशा किया है। ऑफ कोर्स कल मार्केट आज में भी हमने देखा निफ्टी की अर्निंग्स आई थी आपकी टाटा मोटर्स की, और अब जो है मारुति सुजुकी, इन सब पे जो है नज़र रहने वाली है। लेकिन ऑफ कोर्स बात कर लेते हैं नंबर्स की, तो बजाज फाइनेंस जो है नज़र में रखिएगा। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट लेकिन जो है बेटर देन एस्टिमेट्स देखने मिले हैं, और एनपीएस भी लार्जली इनलाइन देखने मिली है। तो ये तो ऑफ कोर्स नंबर्स हुए आपके फाइनेंस स्पेस से। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल ऑटो स्पेस से, तो ऑटो स्पेस में यहाँ पे ऑफ कोर्स याद रखिए टाटा मोटर्स की बात करें तो रेवेन्यू इनलाइन आई है, लेकिन एबिडा मार्जिन्स और पैट जो ये दोनों ही मिस किए हैं एस्टिमेट्स। खास करके जो जेएलआर की अगर बात करें तो यहाँ पे जेएलआर की एबिट मार्जिन्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। सबसे ज़्यादा एबिट मार्जिन ग्रोथ एक दशक में देखने मिली है। बट ओवरऑल जो है अभी भी कमेंट्री जो है पैसेंजर व्हीकल खास करके चाइना डिमांड को लेके अभी भी यहाँ पे इश्यूज देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा रेमंड पे फोकस करते हैं। निफ्टी अर्निंग्स के बाद रेमंड के अच्छे नतीजे देखने मिले हैं, और ओवरऑल जो रियल एस्टेट का सेगमेंट है यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। लॉन्चेस में भी एक बुलिश नज़रिए बनाए, खास करके थाने के लैंड प्रोजेक्ट्स को लेके। ब्लू स्टार की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, 25% का जो है रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। जो उनका ईएमएस सेगमेंट होता है यहाँ पे भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। उसके कारण देखिए मार्जिन्स में भी लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एसआरएफ की बात करें तो ऑफकोर्स इनके जो रेफ्रिजरेटेड गैस सेगमेंट है यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। हालांकि स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में अभी भी इन्वेंट्री ओवरहैंग है, लेकिन ओवरऑल एबिटा नंबर्स एस्टिमेट से बीट किया 200 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली जो इसमें बढ़ोतरी देखने मिली। लेकिन याद रखिए आज 2:30 बजे कौन कॉल होगा जहाँ पे इनकी कमेंट्री ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वोल्टस की बात करें तो यहाँ पे जो है नंबर्स में देखें तो रेवेन्यू 18% ग्रोथ किया है, और पैट में भी ग्रोथ आई है, मतलब घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। बट याद रखिए जो यूसीपी सेगमेंट होता है, यूनिटरी कूलिंग सेगमेंट, यहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम आए हैं क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इनकी जो है इंक्रीज्ड एड स्पेंड्स भी देखने मिली, तो उसके कारण जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो ख़राब आए हैं। और आखिर में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करेंगे, इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, 25% का रेवेन्यू ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट में भी एडजस्टमेंट्स है। और ये सारे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है Q3 का क्या अपडेट्स देखने मिल रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में जो है आपके आ रहे हैं जिंदल स्टेनलेस और वेल्समन कॉर्प जैसे कंपनीज भी। इसके अलावा जेके पेपर, वोल्टस, यहाँ पे जो है कमज़ोर नतीजे यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। तो ये तो है आपके खबरों वाले शेयर्स। कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे।
आपका सीधा चलते हैं शरद के पास, जो खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उसकी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। कुछ मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं, कुछ डील्स हुई है और उसके अलावा शुगर सेक्टर को लेकर भी कुछ खबरें निकल कर आई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, आप सच्ची में बोले तो वोल्टास में बड़ी चेंज हुई है। प्रदीप बख्शी जी, जिनको एमडी सीईओ का जो रीअपॉइंटमेंट का बात था, अब वो जो डिसाइड किए कि वो एमडी सीईओ के पद पे नहीं बैठेंगे। अब इनके जगह आएंगे मुकुंदन मेनन, जो एमडी रहेंगे 1 सितंबर के लिए। प्रदीप जी 20 साल तक जो है कंपनी का यूसीपी यानी कि यूनिटरी कूलिंग सेगमेंट को जो है बड़ा किए हैं कंपनी के लिए, तो ऑफ कोर्स ये जो है थोड़ी सी जो है नेगेटिव ज़रूर रह सकती है न्यूज़ फ्लो। शुगर स्टॉक्स की बात करें तो इस्मा ने जो है अर्ज किया गवर्नमेंट को रिकंसिडर करने के लिए एक सूटेबल प्राइस इंक्रीज इथेनॉल में देखने मिले, जिस तरह बी हैवी मोलेसेस को भी सेक्टर में सपोर्ट मिले थे। एक टाइप से रिक्वेस्ट आई है आपकी शुगर की बॉडी से। ग्रैनुल्स इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। विशाखापट्टनम प्लांट को EU GMP सर्टिफिकेशन मिल गया है और अप्रूवल जो है आपका हंगरी का एक मेडिकल अथॉरिटी से देखने मिला है। वर्लपूल इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आज सुबह ही एक्सचेंज फाइलिंग में उन्होंने कहा कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है वर्लपूल कॉरपोरेशन, जिनका अभी करेंटली 51% स्टेक है कंपनी में, वो जो है सेल ऑफ करने वाले हैं और अपनी स्टेक को जो है घटा के 20% कर देंगे। और ये जो है मिड 2025 यानी कि अगले 4 से 5-6 महीने तक जो है वो अपनी स्टेक को लगभग 31% से कम कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, जहाँ पे वर्लपूल की पेरेंट कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया था US के फाइलिंग्स में और आज सुबह भारत के फाइलिंग्स में भी देखने मिला। और ये बात जो था उन्होंने पहले ही कह दिया था, लेकिन जो आंकड़ा है, जो नंबर है, वो अभी कहा गया है। सोना BLW ने पावर ट्रेन, EVTOL और ड्रोन्स के साथ जो है करार किया है। और आखिर में JK सीमेंट भी जो है GMDC के साथ जो है लाइमस्टोन सप्लाई के लिए एक लॉन्ग टर्म जो है पैक्ट किया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए, खास करके वोल्टास और शुगर स्टॉक्स पे यहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। मैनेजमेंट चेंजेस के चलते वोल्टास, इसके अलावा शुगर सेक्टर को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आई है। याद रखें, कल भी शुगर सेक्टर फोकस में था। बी हैवी मोलासेस से जो एथेनॉल बनाया जाता है उसके दाम चेंज किए गए हैं, जिसके चलते कुछ बदलाव यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर भी फोकस में रहेंगे, उस पर अपनी नज़र रखें। लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहाँ से निकल कर आई है आज सुबह, ये बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं। रविंदर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बजाज फाइनेंस से, जहां पर बर्नस्टीन ने रिपोर्ट निकाली है बजाज फाइनेंस पर और उन्होंने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 6400 का रखा है। जहां पे उनका कहना है कि जो क्रेडिट कॉस्ट था कंपनी का वो स्लाइटली हायर था देन एक्सपेक्टेड और AUM ग्रोथ भी जो था वो हेल्दी था। और यहाँ पे एक बजाज फाइनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट की ट्रिगर ये है कि जो करंट MD है उनका जो टर्म है वो मार्च 2025 में एंड हो रहा है, लेकिन वो कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, जो कि की पॉजिटिव हो सकता है बजाज फाइनेंस के लिए। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है मारुति सुजुकी, जहाँ पर जेफरीज ने जो मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 11,300 का रखा है और उन्होंने जो है FY 25 से 27 का जो EPS है वो 2% से घटाया है और उनका कहना है कि जो वॉल्यूम है वो 6% से ग्रो हो सकता है ओवर FY 24 से 27 के बीच में। इसी के साथ साथ CLSA ने भी नोट निकाली मारुति सुजुकी पर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है एंड टारगेट प्राइस जो है 13,446 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है टाटा मोटर्स, जहाँ पर नुमामा ने जो है रेड्यूस रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 720 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो रेवेन्यू और EBITDA CAGR है वो म्यूटेड 2% से ग्रो हो सकता है ओवर FY 25 से 27 के बीच में। और ऑर्डर बुक एग्जॉस्शन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ जैगुआर मॉडल्स और सबड्यूड डिमांड्स अक्रॉस रीजन के चलते JLR को जो वॉल्यूम है वो 4% CAGR से डिक्लाइन हो सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है रिलायंस इंडस्ट्री, जहाँ पर बोफा ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1550 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि जो कंपनी का रिस्क रिवॉर्ड है वो फेवरेबल है और इस रिस्क रिवॉर्ड के चलते आगे जाके और भी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। और जो टेलीकॉम बिजनेस है उसके मल्टीपल रेवेन्यू ड्रीवर्स है, जैसे कि जो कंपनी का 5G कैपेक्स है वो लार्जली कंप्लीट हो गया है और जो टेलीकॉम बिजनेस का फ्री कैश फ्लो है वो इंप्रूव हो सकता है आगे चल के। अगला जो है ACC और अंबुजा सीमेंट, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने अंबुजा सीमेंट पर जो है मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग एंड टारगेट प्राइस जो है 535 का रखा है। ACC पर मेंटेन रखा है सेल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2190 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एडिशन जो है
एक्सपेक्टेड है अंबुजा के लिए ओवर 12 से 18 महीने में, और उनका कहना है कि जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी है वो फैक्टर इन अंबुजा के लिए। अगला और आखिरी जो स्टॉक फोकस में रह सकता है वोल्टास, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1975 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि यूसीपी यानी कि यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट जो है उनके मार्जिन में प्रेशर देखने को मिला इंक्रीज कंपटीशन के चलते, और जो वोल्टबैक है उन्होंने जो है मार्केट शेयर गेन किया है रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स में। कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब फेडरल रिजर्व की बैठक हो चुकी, आउटकम निकल चुका है, कमोडिटी मार्केट पर अब आपकी क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, फेड में इंटरेस्ट रेट तक कोई कट नहीं किया, एक्सपेक्टेड ही था। उनकी पॉलिसी भी थोड़ी हॉकिश है कि जहाँ पे वो वेट एंड वॉच करेंगे कि ट्रम्प की जो इमिग्रेशन है, टैरिफ है, वो कब कितना रखेंगे और उसके बाद इम्पैक्ट क्या होगी इकोनॉमी में। उनका ये भी स्टेटमेंट है कि अभी वो कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे रेट कट करने के लिए। तो आई थिंक मार्केट ऑलरेडी ये फैक्टर इन हो चुका था, और उससे पहले हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी चली थी। तो आई थिंक वही कंटिन्यू रह सकती है कि जहाँ पे आज के दिन भी नया लाइफ टाइम हाई गोल्ड में हम देख सकते हैं MCX में, तो 80,000 के करीब बाय कर सकते हैं 80,800 के टारगेट के लिए, और 79,700 का स्टॉप लॉस रखेंगे। और चांदी में भी आज 91,000 पे बाय कर सकते हैं 92,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 90,500 का। ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।